हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल ट्वेल्थ वालों, कैसे हो तुम सब? बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सबकी स्टडीज़ चल रही होगी। तो जैसा कि अपन ने जो क्लास 12th में फिजिक्स में जो पहला चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो अपन ने ख़त्म कर दिया था। और मैं जानता हूँ कि अपन ने 1 महीने से वीडियो अपलोड नहीं करी थी, उस कारण से आपका भी बहुत लॉस हुआ है और मेरी तरफ से भी बहुत सारा लॉस हुआ है। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब आपके पास, मैं खुद कहने जा रहा हूँ जो, वो ध्यान से सुनना। अब जो आपके पास वीडियो आएगी, हर 2 से 3 दिन अंदर आपके एक वीडियो आएगी और वो वीडियो 1 घंटा या उससे कम की ही होगी, जो मैंने पहले बता दिया था। पर मैं बता रहा हूँ, आप अगर उस वीडियो को सीरियसली और अच्छी तरीके से आप उसको समझकर, और जितने भी मैं सब क्वेश्चंस कराऊंगा वो अगर आप हैंड टू हैंड सॉल्व कर लेते हैं समझने के बाद, खुद से ट्राई करने के बाद, तो भाई साहब मैं सही कह रहा हूँ, आप 12th का पेपर फोड़ के आओगे बोर्ड का। ठीक है, तो बाकी का सपोर्ट आपका रहेगा ही। तो जैसा कि अपन बहुत बातचीत कर चुके, ठीक है, अब आता है अपन के टॉपिक पे। जैसा कि अपन ने फर्स्ट चैप्टर जो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, असल में मैंने आपको सिलेबस जब बताया था तब उसमें मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 पार्ट है। पहला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला जो पार्ट था उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है वो भी मैं बता देता हूँ। छोटी सी बात है, देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो अपन के पास इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अपन बात कर रहे थे, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो था उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो अपन का रेस्ट में था। क्या था? रेस्ट में, मतलब उसमें जो चार्ज थे वो रुके हुए थे। और इसमें अपन क्या पढ़ेंगे? इसमें अपन जो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वो जो है वो मोशन में है। क्या है? मोशन में। इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। अभी जो रिसेंट पढ़ रहे हैं अपन चैप्टर 2, और ये अपन चैप्टर 1 में पढ़ चुके। तो यही अंतर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल में। ठीक है, मैंने आपको रीजन बता दिया है कि वो एक चैप्टर ही 2 पार्ट में क्यों डिवाइड है। चलो अपन, अब मैंने यहाँ पे आपके लिए पहले डेफिनेशन लिख दी है, अपन अब पढ़ने आ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। तो आओ समझते इसका मतलब क्या है और ये कैसे होते हैं। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का क्या मतलब है? आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, तो वही है, बस 12th में थोड़ा मॉडिफाई करके नाम को ऐसे दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू, ये एट है, इंफिनिटी टू एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ गिवन चार्ज। मतलब क्या? इन्फिनिटी से किसी भी एक पॉइंट तक वो चार्ज लेकर आ रहा है, उसमें जो वर्क डन हो रहा है उसको अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। यही 10th क्लास में भी डेफिनेशन है और यही आपके 12th क्लास में भी है। तो इसका जो फॉर्मूला है, देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है इसको अपन V से डिनोट करते हैं। ये 10th क्लास में भी पढ़ाया जाता है, आपको पता है कि V से ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो वही V = W/Q है। आपने ये पढ़ा है, वर्क डन अपॉन Q चार्ज जो है, Q पार्टिकल्स, क्वांटिटी ऑफ चार्ज जिसको अपन कहते हैं, ये अपना फॉर्मूला 10th क्लास वाला। ठीक है, अच्छा, इसकी और मैं बात करूं, इसकी भी आपको ऐसा यूनिट पता है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज क्या? वोल्ट। अरे यही तो पढ़ा है तुमने भाई साहब, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। ये देखो, ये रही, मैं यहाँ जो फॉर्मूले होंगे उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, ये देखो, ये आपका ऐसा यूनिट मैंने लिख दिया, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, जो कि वोल्ट।
और इसका ये फॉर्मूला 10th क्लास वाला। अच्छा, अब मैं बात करूं, जो ये v है ये अपना स्केलर क्वांटिटी होता है, ये आपको पढ़ाया जाता है, क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी लिख दिया। अच्छा, इसमें जो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर 1 में जो अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। और जो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है जिसको अपन V से डिनोट करते हैं, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे ये क्यों है वो भी बताता हूँ। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, या ऊपर होगा, या ऐसे होगा, या फिर नीचे होगा, या पीछे होगा, किसी भी एक डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में होने के कारण, डायरेक्शन कह रहा हूं तो डायरेक्शन में मतलब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। किसी भी चीज का अगर डायरेक्शन है तो उसका क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है वो। ठीक है, तो ये अपना वेक्टर क्वांटिटी हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। और अगर मैं बात करूं पोटेंशियल की, तो भाई साहब इसमें डायरेक्शन होता ही नहीं है, इसमें मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड होता है तो वो अपना स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ये था अपने छोटा सा जो बेसिक सा नॉलेज, वो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, अब आते हैं अपन इसके डेरिवेशन पे। जो इसका डेरिवेशन है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है v = kq/r। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉर्मूला पढ़ा था kq/r², पढ़ा था ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो होता है kq/r, r² नहीं, r² तो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, पोटेंशियल में r होगा, सिर्फ एक मतलब जो स्क्वायर है वो हट जाएगा। अब ये कहां से आया, इसको अपन प्रूफ करेंगे। अब इसको कैसे प्रूफ करना है, मैं पहले इसको मिटा देता हूं फिर आपको समझाता हूं। देखो, इसको अपन किस तरीके से सॉल्व करेंगे, v = kq/r, वो देखो। अच्छा, इसमें मैं एक पहली और बात बता दूं, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है और ये अलग से मैंने लिखा भी है कैपेसिटेंस, तो ये भी 2 पार्ट में ही है, मतलब अलग से चैप्टर नहीं है चैप्टर 2 में ही। पर अपन पहले पार्ट में मतलब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में, फिर जैसे ही पोटेंशियल का पार्ट कंप्लीट होगा फिर अपन जाएंगे कैपेसिटेंस। अब ये कैपेसिटेंस क्या होता है ये उस टाइम बात करेंगे जब अपन कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आओ अपन अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे चलते हैं। लिख दो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेरिवेशन, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब ये कैसे होगा, ये देखो अपन ने अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो वो डेफिनेशन जो कहना चाह रहा है इन्फिनिटी से एक पॉइंट में वो चार्ज को लेकर आ रहा है, उसी को आपको डेरिवेशन करना है। वो कैसे, देखो 10th क्लास में तो सिर्फ आपने डेरिवेशन का मतलब ये थ्योरी पढ़ी थी, इसमें डेरिवेशन है क्लास 12th में, मतलब जो आपने क्लास 10 में सब कुछ पढ़ा है उसका पूरा प्रूफ क्लास 12th में है। तो आओ देखो अब ये कैसे होगा। देखो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक +q चार्ज लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक +q चार्ज कर दिया। अब ये +q चार्ज से मेरे को इस पॉइंट पे, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है मुझे, तो पॉइंट चार्ज अपन कहाँ से लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी से। ये रहा ये अपना इन्फिनिटी में अपन ने क्या मान लिया, 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्या मान लिया, अरे अपन ने मान लिया यार, मान सकते हो तुम भी, कि अपन यहाँ पे +q चार्ज लिए, P पॉइंट पे अपन को, यहाँ इस पॉइंट पे अपन को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। और जो चार्ज अपन लेकर आ रहे हैं वो कहाँ से लेकर आ रहे हैं, डेफिनेशन में लिखा हुआ था इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी से अपन ला रहे। ठीक है भाई साहब, अपन ला रहे। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, इन्फिनिटी से अपन खींच के इसको यहाँ पे लेके आए। ठीक है, कहाँ पे, इस पॉइंट पे, अभी P पॉइंट पे नहीं, इस पॉइंट पे लेके आए।
अब इस पॉइंट को अपन ए नाम दे दे रहे, ठीक है, इस पॉइंट को अपन ए नाम दिया। अब देखो यहाँ पे मतलब पॉइंट पे नहीं, मतलब यहाँ लेकर आ गए चार्ज को खींचते खींचते। अच्छा, अब ये जो प्लस क्यू है, इस प्लस क्यू से जो पी की डिस्टेंस है, क्या है, प्लस क्यू से पी की डिस्टेंस, तो पी की डिस्टेंस अपन क्या मानते हैं यहाँ पे, आर मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते हैं अपन, आर। ये अपन ने पी पॉइंट से प्लस क्यू पॉइंट तक का डिस्टेंस मान लिया आर। अब ये तो हुआ पी पॉइंट तक। अब प्लस क्यू से अपन को ए पॉइंट, अब ये ए पॉइंट क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो ये क्या होता है, अपन इन्फिनिटी से खींच के ला रहे हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ तो वर्क डन कर रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है ना, इसको अपन खींच के ला रहे हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ये इस साइड अपन इसको खींच के ला रहे हैं तो ये कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो उसको अपन क्या मान लेते हैं, dx मान लिया, लो dx मान लिया भाई। इसको ये जो a ही है इसी को अपन, ये जो मैंने लाइन खींची है पैरेलल जैसी, इसी को अपन ने क्या मान लिया, dx। अच्छा, अब ये जो प्लस क्यू है ये भी अपना प्लस चार्ज ही है, प्लस चार्ज को रिपेल करेगा, मतलब इस साइड आपका क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। भाई साहब प्लस क्यू चार्ज है, प्लस से रिपेल करता है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बता दिया था, तो रिपेल करेगा तो ये उधर, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो डायरेक्शन है उधर होगा। और अपन चार्ज को खींच के ला रहे, मतलब उसको डिस्प्लेसमेंट कर रहे, मोशन में ला रहे, तो उसको खींच के ला रहे तो उसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा। तो एक चीज देखो, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, अपोजिट, ठीक है। अब सुनो, प्लस क्यू से जो अपन ये dx, मतलब यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट करके लाए यहाँ से, मतलब ये इन्फिनिटी पॉइंट है, अपन यहाँ पे पॉइंट मान लिए इसको, तो यहाँ से जो अपन यहाँ लेकर आए इस तक, तो ये प्लस क्यू से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको अपन क्या मान लिए, x। क्या मान लिया अपन ने, x। अब देखो ये तो हो गया अपना पूरा डायग्राम। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व करोगे। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वर्क डन का फॉर्मूला होता है F डॉट dx। अरे होता ही नहीं होता, इंटीग्रेशन। भाई साहब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले वैसे यहाँ तो सारे काम में नहीं आएंगे, मैथ्स में जब पढ़ाऊंगा बता दूंगा, पर हाँ यहाँ पे कुछ फॉर्मूले काम में आएंगे, मैं यहाँ साइड में लिख दूंगा, याद कर लेना भाई जब तक चैप्टर नहीं करवा रहा। तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन F डॉट dx। अच्छा, अब ये जो इंटीग्रेशन लिया है, अपन पॉइंट कहाँ से लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक ला रहे हैं, मतलब x, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे इन्फिनिटी टू x लिमिट ले ली, ये अपनी, इसको अपन लिमिट कहते हैं, 11th क्लास में भी आपने पढ़ा है लिमिट्स का चैप्टर, ठीक है। तो इन्फिनिटी x। अच्छा अब देखो, नहीं x नहीं, r सॉरी, इन्फिनिटी से r। अब सुनो यहाँ पे जो वर्क डन है अपना f मतलब f का अपने फॉर्मूला पढ़ा है, F डॉट dx। अच्छा एक काम करो, फॉर्मूला लगाने से पहले एक काम करो, इसको आप थोड़ा और एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड करोगे तो देखो डॉट प्रोडक्ट है, वेक्टर में पढ़ाया जाता है, आपको 11th क्लास में पढ़ाया होगा स्कूल में, कि अगर डॉट प्रोडक्ट है उसको अगर आपको हटाना है तो वहां पे cos थीटा आएगा। क्या आएगा, cos थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, f dx cos थीटा। क्या आ जाएगा, f dx cos थीटा। अब f dx cos थीटा है, थीटा अपने पास, अब आप बोलोगे यहाँ तो भैया थीटा है ही नहीं। अरे नहीं, कैसे नहीं है, cos थीटा, एक बार आप वो देखो, थीटा देखो, थीटा एकदम स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन कब होता है, जब 180 डिग्री होता है। अरे भाई साहब ये जब होता है तभी तो थीटा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन में, f dx cos 180 डिग्री, क्या है 180 डिग्री।
इंटीग्रेशन इन्फिनिटी और इधर आपका आर। अच्छा, अब यहाँ पे आपको f का फॉर्मूला भी मैं बता रहा हूँ। f का फॉर्मूला आपको पता है, क्या पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में, KQ1 Q2 बाय आर स्क्वायर। पर अपन यहाँ r को नहीं लेंगे, अपन यहाँ x को लेंगे, क्योंकि अपन को तो ये वाला पता करना है। ये पता करते हैं अपन के पास ये भी आ जाएगा। तो अपन ने यहाँ पे x लिया है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्यों लिया है, आप ध्यान से देखो। यहाँ पे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फॉर्मूला, मतलब फर्स्ट चैप्टर में जो फॉर्मूला पढ़ा था फोर्स का, KQ1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वो लिया है। ये मत गलत वो सोच लेना कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, अरे वो ही तो प्रूफ कर रहे हैं अपन कि वो कैसे आया। तो देखो F इक्वल्स टू KQ1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर है। इस फॉर्मूले को आपको इसमें पुट करना है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट और है, ये जो Q1 है, Q1 तो अपने पास ये है प्लस Q, तो इसको अपन Q रहने देंगे। और ये जो Q2 है भाई साहब, Q2 तो अपने पास यहाँ पे 1 कूलम है। Q2 को अपन ने क्या मान रखा है, 1 कूलम, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसी फॉर्मूले को आप इसमें पुट करोगे, तो इसमें पुट करोगे तो देखो क्या आता है। अच्छा, यहाँ पे अपन इसका डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, मैंने बताया था ये एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट है मतलब नेगेटिव साइन आएगा, तो नेगेटिव आप यहाँ कर देना। अब यहाँ पे अपन ने क्या करा है, KQ बाय ये 180 है, KQ बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, cos 180 डिग्री। ये माइनस कहाँ से आया, माइनस वहीं से आया, जो cos 180 है -1। यहाँ लिख देता हूँ मैं, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, cos 180 डिग्री इक्वल्स टू -1, ठीक है। ये जो माइनस का साइन मैंने बनाया है, ये cos 180 डिग्री की वैल्यू है जो कि -1 होती है। तो यहाँ अपने पास आ गया माइनस का KQ बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इंटीग्रेशन में r और इन्फिनिटी। अब यहाँ पे वही जो इंटीग्रेशन अपन करते हैं वो करो। तो देखो यहाँ से माइनस का KQ बाहर ले लो, इंटीग्रेशन में क्या बचा, 1 बाय एक्स स्क्वायर, ऊपर में r और नीचे में इन्फिनिटी, ये बचा। अब इसको सॉल्व करो। तो भाई साहब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो अच्छा इधर साइड में dx भी तो आएगा, हाँ, वन अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। जब तक dx नहीं होगा इंटीग्रेशन नहीं होगा, dx लगाओगा तभी इंटीग्रेशन होगा, ये भी बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करो, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता। पहले आप इसको थोड़ा सॉल्व करो। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, एक काम करो x की पावर में -2 ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओगे तो x की पावर -2 डॉट dx, और यही वापस से इंटीग्रेशन में ही लिमिट लगा दो इन्फिनिटी r, लग गया। अब भाई साहब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ, ये आप चीज़ नोट कर लेना, बोर्ड छोटा है तो मैं ये मिटा दूंगा। अब ये जो फॉर्मूला है ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पहले, x की पावर n डॉट dx, x की पावर n डॉट dx का इंटीग्रेशन जो होता है क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, ये फॉर्मूला होता है। वैसे तो आता तो इसमें +c भी है, प्लस का कांस्टेंट, पर वो अपन मैथ्स में पढ़ते हैं, इसमें सिर्फ यही होता है, वो तो प्लस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ऐड होगा तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो अपने पास जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो ये होता है। तो ये फॉर्मूला आप पहले नोट कर लो फटाफट से, उसके बाद मैं इसके आगे का स्टेप कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। कर लिया, लो देखो अपन अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका cos 180 डिग्री जो है वो -1 होता है। भाई साहब ये कुछ वैल्यूज है, याद कर लेना, खासकर मैं बायो वालों को बोल रहा हूँ, बायो वालों के पास तो मैथ्स है नहीं, तो वो ये याद करना, मतलब ये जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना, मैथ्स वाले तो वो तो पढ़ेंगे ही तो उनको सब याद हो ही जाएगा।
तो देखो यहाँ पे अपने पास क्या था, माइनस का के क्यू। अब इसके आगे का स्टेप अपन सॉल्व कर रहे हैं, तो W इक्वल्स टू माइनस का के क्यू। अब ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का मैंने फॉर्मूला भी लिखा था, तो भाई साहब ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ x की पावर में -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, और अपना जो लिमिट था r और यहाँ इन्फिनिटी वो लिख दिया। फिर वापस से इसको सॉल्व करो तो क्या आता है, माइनस का के क्यू माइनस का 2 + 1 अपॉन में माइनस का x की पावर माइनस का 1 अपॉन में माइनस का 1, और ये r से इन्फिनिटी। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, नीचे माइनस ऊपर माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस का बन गया, ठीक है। W इक्वल्स टू में के क्यू, और ये क्या बना 1 अपॉन x, लिमिट r से इन्फिनिटी। अब वही केस जो कि सब करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W इक्वल्स टू के क्यू 1 अपॉन x की जगह पे वही वैल्यू रखो जो लिमिट में है, तो 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये लिख दिया। अब देखो W इक्वल्स टू के क्यू, ये क्या हुआ 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो इसमें से माइनस करोगे क्या बचा, यहाँ पे आगे लिख रहा हूं मैं W इक्वल्स टू के क्यू बाय आर, क्या आता है W इक्वल्स टू के क्यू बाय आर, इसको अंदर ले जाओ मल्टीप्लाई करो, ये तो 0 हो गया, क्या बचा के क्यू बाय आर। और W को आप क्या लिख सकते हो, वर्क डन को पोटेंशियल, तो वर्क डन को अगर आप पोटेंशियल लिख रहे हो तो आपके पास क्या फॉर्मूला निकल के आ रहा है, देखो के क्यू बाय आर। अब ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था ना भाई, V इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। इलेक्ट्रिक फील्ड का तो फॉर्मूला ये होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, और पोटेंशियल का के क्यू बाय आर। तो ये यहां से प्रूफ हुआ है, ये देखो यही फॉर्मूला यहां दिख गया आपको, V इक्वल्स टू के क्यू बाय आर, ये ऐसे प्रूफ हुआ है। समझ आया? मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए, वही x की पावर n डॉट dx का इंटीग्रेशन जो कि है x की पावर n+1 अपॉन में n+1, ये आपका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, ठीक है। ये लिख देना, मैंने उस टाइम मिटा दिया था, वापस लिख दिया है ताकि आप याद कर लो। ये आपका जो था हैंस प्रूफ हो गया है। अब ये तो हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। अब ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला है। एनर्जी मतलब इसी का अगला डेरिवेशन जो इसी की तरह है, पर उसमें एक ट्विस्ट ये है कि जैसे अपन इसमें इन्फिनिटी से चार्ज को खींच के ला रहे हैं, इन्फिनिटी की जगह आपको इसमें एक चार्ज रखना है। जैसे अपन ने यहाँ प्लस क्यू रखा था, या इन्फिनिटी था, ठीक है, तो यहाँ पे भी प्लस क्यू रखना है, यहाँ पे प्लस Q2, मतलब इसको Q1 मान लो, इसको Q2 मान लो। और ये जो अपन ने डेरिवेशन करा है यहाँ पे एज इट इज सेम टू सेम डेरिवेशन होगा, बस यहाँ क्या डिफरेंस आएगा, V इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, सॉरी R, V इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय R, मतलब यहाँ 2 Q आ जाएंगे। तो ये आपका डेरिवेशन था पहला वाला, ऐसे ही एज इट इज सेम दूसरा वाला है, आप कर लो। और हाँ, वो पोटेंशियल एनर्जी है तो उसकी यूनिट जूल होगी, ये याद रखना। सेम डेरिवेशन है, सेम डायग्राम है, इन्फिनिटी की जगह आपको प्लस, मतलब प्लस का Q2 रखना है और सॉल्व करना है, सेम यही होगा, ठीक है। तो अपन अब चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक पे। जब तक के लिए मैं आपको मिटा के पूरा लिख देता हूँ, फिर अपन मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ। तो भाई लोग, जैसा आपके लिए मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिख दिया है। जो पहला वाला क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, ये आपका होमवर्क रहेगा, और जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ये मैं करा रहा हूँ आपको, और आपको कुछ ट्रिक्स भी देता हूँ कि किस तरीके से जो क्वेश्चन से किए जाते हैं। जैसे कि अपन यहाँ पहला वाला जो क्वेश्चन है तो आपका होमवर्क है, आप खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। अगर मैं बात करूँ दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे देखो 2 पार्ट दिख रहे हैं आपको। अब ये 2 पार्ट किस तरीके से सॉल्व होंगे देखो, मैं अभी करके बताता हूँ। ये अपने पास ब्लू वाला जो मार्कर है इससे करते हैं।
देखो अगर मैं बात करूँ सॉल्यूशन 1 की, ठीक है, पहले अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे और कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देखेंगे। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ देयर आर 4 पॉइंट चार्जेस, मतलब 4 पॉइंट चार्जेस है, ठीक है, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड Q लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर, मतलब इसने ये बात कह दी कि एक स्क्वायर है, उसमें 4 कोने होते हैं, जहाँ 4 कोनों में पॉइंट Q चार्जेस रखे हुए हैं और उन सब का मैग्नीट्यूड मतलब वो Q लोकेटेड एट द वर्टिस है, ठीक है, और ईच साइड जो है वो अपना A है, क्या है, ईच साइड A। अब चलो इसको बनाते हैं कैसे, ये देखो ये अपना स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये अपना क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर में ये अपना 4 वर्टिसेस हो गए, ठीक है, Q Q Q Q, चारों Q, ठीक है, ईच साइड अपने पास A है, ईच साइड A कर देते हैं, ये A, ये भी A, ये भी A और ये भी A। अच्छा, अब यहाँ पे निकालने के लिए अपन को इनके पॉइंट्स के नाम देने पड़ेंगे। ये अपना A हो गया, ये अपना B हो गया, ये अपना C हो गया, ये अपना D हो गया। और अब देखो ये क्या बोल रहा है, देन फाइंड इट, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, मतलब ये जो स्क्वायर है इसके सेंटर में अपन को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताना, वो कैसे है वो भी करते हैं। अब यहाँ सेंटर में हमको बताना, मतलब यहाँ पे, तो एक काम करो, इसको कुछ नाम दे दो, जैसे अपन ने O नाम दे दिया, ठीक है, अपन ने क्या नाम दे दिया इसको O, तो यहाँ से इसका डायगोनल, ठीक है, ये अपना डायगोनल। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखो, अपन यहाँ पे VA मतलब पोटेंशियल एट A, पोटेंशियल एट A की बात करें तो अपने पास क्या आएगा, KQ/A, यही आएगा, ठीक है। अब देखो एक काम करो, इसको आप, अगर मैं VA की बात करूं पोटेंशियल एट A में, पोटेंशियल एट A में अगर मैं बात करूं तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा √2KQ/A। अब ये कहाँ से आया, चलो इसका प्रूफ करके बताता हूँ। देखो अब ये कहाँ से आया, अपन एक काम करते हैं, मेरे को यहाँ जैसे दिख रहा है इन ट्रायंगल AOC। अब यहाँ थोड़ी सी 10th वाली जो मैथ्स है, जो ट्रायंगल चैप्टर आपने पढ़ा हो क्लास 10th के मैथ्स में, वैसा सा रिलेटेड थोड़ा बहुत आएगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। मतलब ये सिखाने के लिए, आप डायरेक्ट याद रखोगे तो हर किसी में। अच्छा, इसके बाद एक ट्रिक भी सिखाऊंगा, वो ट्रिक असल में JEE में काम में आता है, 12th के बोर्ड में उतना नहीं आता, ठीक है। तो आओ फटाफट से करते हैं सॉल्व। तो इन ट्रायंगल AOC, कहाँ है AOC, A, ये अपना O है, ये अपना C है। तो अपन को ये वाला ट्रायंगल लेना है, नीचे वाला। नीचे वाले अगर ट्रायंगल की बात करूँ AOC, नीचे वाला अभी ट्रायंगल नहीं, AOC ये लिया है, ठीक है। अपन को अब क्या करना है, यहाँ पे AC जो है AC का स्क्वायर किसके बराबर है, A + A² के, ये बताओ मेरे को पहले। AOC मतलब ये डायगोनल, AC² AC का स्क्वायर इक्वल्स टू A² + A² मतलब ये साइड के स्क्वायर बराबर है। ये अपन ने क्या पाइथागोरस थ्योरम जैसा लगाया, अरे लगाया ना पाइथागोरस थ्योरम जैसा। अच्छा, अब देखो ये कैसे होगा सॉल्व। ये अपन ने इसको अपन अगर सॉल्व करें तो ये आया अपना AC का स्क्वायर इक्वल्स टू में 2A², सही है। स्क्वायर उधर भेजो तो AC बराबर √2A², ठीक है। अब आप बोलोगे भैया कि यहाँ पे स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ठीक है हट जाएगा। यहाँ पे AC की जो वैल्यू आएगी वो अपने पास क्या आएगी, अच्छा स्क्वायर इसमें A के ऊपर है, 2 पे नहीं है, इसमें किस पे स्क्वायर है, A के ऊपर, तो A तो बाहर आ जाएगा √2A, ठीक है। AC की क्या वैल्यू आई, √2A, ये तो आई अपने पास AC की वैल्यू, ठीक है। अब अपन बात करें पहले AO की। अपन के पास जो AO है, ध्यान से देखो, A और O ये दोनों AC का हाफ है, ये पूरा AC है,
ये AO है तो ये इसका आधा हुआ कि नहीं, तो AO की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, AC/2 निकल के आ रही है AO की वैल्यू। ये तो लिख दिया अपन ने क्लियरली AC = √2a। तो अब बात करें AO = AC/2, AO जो है AC का आधा है, AO जो है AC का आधा है, तो AC की वैल्यू क्या आई है अपने पास, √2 है, तो इसको अपन यहाँ सॉल्व करते हैं। तो AO बराबर AC की वैल्यू क्या है, √2 है, तो √2a अपॉन में कितना है 2, 2 से √2 को काटते हो तो कितना बचता है, √2 ही बचता है। तो AO की वैल्यू क्या आ गई, √2, अरे ऊपर थोड़ी बचेगा, सॉरी नीचे बचेगा, तो AO की वैल्यू क्या आ गई, a/√2। ये आई है अपने पास AO की वैल्यू, मतलब इसको जिसको अपन ने R माना था, अपन ने जिसको इधर VA को अपन क्या मानते हैं, R, KQ/R, तो अभी साइड A है तो अपन KQ/A लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं ना KQ/A, क्योंकि ईस्ट साइड अभी क्या है A, और अपन के पास AO मतलब ये जो R की वैल्यू है, A की वैल्यू अपने पास क्या आई, a/√2, A को अब A' मान लो, a/√2, उस a/√2 को अब यहाँ लिखोगे R की जगह, R की जगह a/√2 को लिखोगे तो √2 ऊपर जाएगा, A नीचे आ जाएगा। तो देखो मैंने यही तो लिखा है, VA = √2 KQ/A, यही तो लिखा है भाई। तो ये अपन ने क्या निकाला, VA की वैल्यू निकाल ली। अच्छा अब अपन को क्या करना है, अपन को तो क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, तो अपन ने निकाल लिया। अब ये बोल रहा है कि अपन को मतलब ये निकालना है अपन को V0 मतलब VO, ये O पे ही तो निकालना है। तो यहाँ पे अपन एक चीज लिखते हैं, सिमिलरली VB = VC = VD = √2 KQ/A। क्या ये चारों इक्वल होंगे, इक्वल होंगे? अगर ये चारों इक्वल होंगे तो भाई साहब VO VA + VB + VC + VD करोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, √2 KQ/A। तो 4 बार करोगे तो क्या आएगा, सेम 4 √2 KQ/A। तो मैं कहाँ लिखूँ, जगह तो बची नहीं, यहाँ लिख देता हूँ। V0 जो आएगा वो आपके पास 4 √2 KQ/A निकल के आएगा, जो कि आपका आंसर होगा ये। ठीक है, मैं एक बार कॉपी में चेक भी कर लेता हूँ, अपने बुक में जो है बुक का क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते रहते हैं एग्जाम में। ये याद रखना, मैं जो भी क्वेश्चन बताऊँ ना कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस है तो वो आएंगे, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा पर हाँ होगा इस तरीके से। तो मैं एक बार आंसर बुक में चेक कर लेता हूँ अपने। तो भाई साहब अपने बुक में जो आंसर है दे रखा है वो एकदम करेक्ट है। अरे हाँ मैंने बस एक गलती कर दी, क्या यहाँ पे मैं वोल्ट लिखना भूल गया। देखो अब जैसे मैंने यहाँ एक गलती कर दी, क्या गलती कर दी, मैंने यहाँ यूनिट नहीं लिखा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, अगर आपने बोर्ड पेपर में यूनिट नहीं लिखा तो आपके नंबर कट जाएंगे। जैसे कि मैं भी यहाँ लिखना भूल गया, आई एम सॉरी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखूँ कहाँ, जगह ही नहीं बची, तो थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ और यहाँ लिख दे रहा हूँ वोल्ट। मैं V लिख देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाए V। ठीक है, ये लो, ये अपना इधर Q था, इधर अपना नाम B था। ठीक है, तो ये था अपना पहला पार्ट हुआ है, ये अभी क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट हुआ है। अगर आप बात करें दूसरे की तो इसमें क्या लिख रहा है, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब एनर्जी का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया, चलो वो भी निकालते हैं फटाफट से, देख लो। ये इस तरीके से होता है, समझ में आ गया। अब डायरेक्ट याद रखना आपसे √2 KQ/A होता है, और जो इसका आधा होता है वो A/√2 होता है। ठीक है, अब इसकी पहले सेकंड वाला करते हैं, उसके बाद मैं ट्रिक भी बताता हूँ कैसे होगा। देखो अब सेकंड वाले में, अब सेकंड वाले में आपसे एनर्जी पूछ रहा है। अब एनर्जी कैसे निकालोगे, तो एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला है वही जैसे अपन ने करा U2 + U3 + U4। 4 थे, अरे भैया 4 थे ना,
इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, मतलब A B C D। ठीक है, मैं यहाँ 1 की जगह लिख देता हूँ UA B C और ये अपना D। ठीक है, ये अपन ने 4 लिख दिए। अच्छा, इसको कौन गिनेगा भाई? अपन ने सेंटर मतलब ये आधा, ये भी आधा, तो अपन इसको ऐसे देखो 4 गुण, इसको आप लिखो UAB BC CD DA। पोटेंशियल एनर्जी ऐसी निकलती है AB BC CD DA। अब इसके आगे ये AO फिर UCO। अरे ऐसे ही तो निकलेगा भाई, और किस तरीके से सॉल्व करोगे? बस अब पोटेंशियल एनर्जी लिख दो सबका। AB का कितना K Q1 Q2। पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या? 2 चार्ज, एक ये मतलब यहाँ Q था ना, Q Q Q Q। ठीक है, साइड आपके AA थे ना, तो बस K Q1 Q2 बाय A। ऐसे ही इसका भी होगा K Q1 Q2 बाय A प्लस K Q1 Q2 बाय A प्लस K Q1 Q2 बाय A। अब चेंज होगा, अब आपका आएगा √2 K Q1 Q2 बाय A। क्यों? क्योंकि अब तो इतना है A होगा, फिर OC का उसका भी यही आएगा √2 K Q1 Q2 बाय A। आ गया? बस अब आप इसको फॉर्म करके लिख दो। ये कितना है? 1 2 3 4, तो ये आपका आया 4KQ स्क्वायर बाय A। अरे भैया इसको मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2Q है 2Q है 2Q है, तो इसको अपन ने कॉमन लेके कर लिया 4KQ स्क्वायर बाय A। और ये अपना क्या रहा? √2, तो ये अपना रहा √2 KQ स्क्वायर बाय 2A। अरे 2 बार है। अब यहाँ देखो 2 से √2 काटो, क्या बचा? √2। अरे बचा, अब इधर √2 बचा, √2 बचते ही क्या आंसर है आपका? इधर मैं सॉल्व करके लिख रहा हूँ U = 4 प्लस √2 KQ स्क्वायर बाय A। ये आपका आंसर आया। समझ आया? समझ आया? ये देखो, ये अपन ने तो इसको 4 लिख दिया, 4 बार है 4KQ स्क्वायर बाय A। ये अपने पास 2 बार था, तो 2 KQ स्क्वायर बाय 2 बार था ना, तो 2 बार इसको अपन ने लिख दिया। 2 बार अपन ने इसको लिख दिया। 2 बार लिखते ही देखो 2 से, अरे 2 मैंने नीचे लिख दिया क्या? 2, तो 2 से √2 काटा अपन ने, 2 ही था नीचे, 2 से √2 काटा, √2 बचा, तो अपन के पास क्या आया? U = 4 प्लस √2 KQ बाय A। ये अपना आंसर है। अपन चेक कर लेते हैं, पहला वाला भी सही था, दूसरा वाला भी अपन चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। कहाँ गया भाई? हाँ, एकदम सही है। हाँ, ये देखो जो अपने पास आंसर आ रहा है एकदम करेक्ट आ रहा है। ठीक है, आ रहा है ना? कहीं गलती कर दी क्या? 1 मिनट, √2 उसका आधा हुआ ना। ओ, अपन ने यहाँ एक गलती कर दी छोटी सी। इधर ये होगा, ये नीचे आएगा √2, और ये भी नीचे आएगा √2। ठीक है, हाँ अब सही है। ये अपना हो जाएगा रूट ये। ठीक है भाई साहब, पूरा सही है। ये जो अपना था, मैंने यहाँ एक मिस्टेक कर दी थी, √2 मैंने ऊपर लिख दिया था। आंसर अपना सही आ गया। यही था U = 4 प्लस √2 KQ स्क्वायर बाय A। तो ये है अपना आंसर। पहले वाले का भी सही आ रहा है, सेकंड वाले का भी सही आ रहा है। मैंने बस छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, √2 मैंने ऊपर लिख दिया था, तभी मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि मैंने स्टेप के मैं कैसे कर दिया ये। ठीक है, अब करेक्ट है। पहला वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। तो अपन फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फिर उसको भी कंप्लीट करके लेक्चर को भी फटाफट से वाइंड अप करते हैं।
तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपके लिए यहाँ पे इक्व पोटेंशियल सरफेस के बारे में लिख दिया है। देखो, यही है हमारा आज का लास्ट टॉपिक, बाकी का अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फिलहाल मैं अभी इक्व पोटेंशियल सरफेस की बात करता हूँ। तो ये अपने पास होता क्या है, इसके बारे में समझो। देखो, इसमें लिखा हुआ है इक्व पोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है, द सरफेस एट एवरी पॉइंट of which the value of electrostatic potential remains equal is called equipotential surface। मतलब एक ऐसा सरफेस उस सरफेस के पॉइंट में अगर वो वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बराबर आ जाए, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बराबर आ जाए, तो उसको अपन इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। अब ये कैसे, देखो, सॉरी, इलेक्ट्रोपोटेंशियल नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बराबर आ जाए तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अब वो कैसे कहते हैं, देखो, इसमें पहला है कि VA मतलब पोटेंशियल ऑफ ए का, जैसे मैंने यहाँ पे अगर ऐसा ही डायग्राम बनाऊँ, ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, ये आपका पॉइंट A, ये आपका पॉइंट B, ये आपका पॉइंट C और ये आपका पॉइंट D। अब देखो, ये है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस और इसी के अंदर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है एक दूसरे के बराबर है। A जितना है उतना B है, B जितना उतना C है, C जितना है उतना D है। ऐसा तो नहीं कि ये बड़ा है ये छोटा है वो है। तो जो पोटेंशियल आता है वो एक दूसरे से सेम, मतलब एक दूसरे के इक्वल रहता है। जैसे देखो, पोटेंशियल ऑफ ए का बी से साथ, सी डी, मतलब चारों एक साथ इक्वल है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी अगर मैं बात करूँ इसके दूसरे पॉइंट की, यहाँ पे टोटल 5 पॉइंट है, तो मैं सेकंड पॉइंट पे आया। सेकेंड पॉइंट पे देखो, सिंपल सा है, क्या बोल रहा है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जो वर्क डन हो रहा है चार्जेस के मूविंग, मतलब चार्ज के मूव करने पे जो वर्क डन हो रहा है, उसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो हमेशा जीरो होगा। यहाँ पे देखो, मैंने आपके लिए वो भी लिख दिया है। जैसे कि अपन ने पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा है 10th क्लास वाला, V = W/Q। अब वर्क डन जो है वो क्या है, वर्क डन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट चार्ज तक का है। तो देखो, अपन ने W की जगह WAB लिख दिया। अब चाहे तो AD मान लो, DC मान लो, BC मान लो या AB मान लो, कुछ भी मानो, चारों इक्वल ही है। यहाँ पे पहले पॉइंट में अपन ने पढ़ लिया है। तो मैंने A से B मान लिया, तो वर्क डन एट A to B, ठीक है, वर्क डन AB अपॉन में Q एज इट इज। और V का फॉर्मूला अपन ने क्या करा, VB माइनस VA, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, क्योंकि अलग अलग पोटेंशियल होगा। तो VB माइनस VA जो है वो अपने पास क्या निकल के आया, जीरो। अब देखो, यहाँ VB माइनस VA जीरो कैसे आया, VB माइनस VA मतलब मान के चलो इक्वल ही है। यहाँ पे अपन ने पढ़ा है VA जितना होगा उतना VB होगा, VB जितना होगा उतना VC होगा। तो इधर अपन VB माइनस VA भी करेंगे तो इक्वल ही एक दूसरे के। अगर ये जीरो है तो ये भी जीरो है, जीरो माइनस जीरो करेंगे तो जीरो आएगा। तो जीरो = WAB/Q, Q इधर ले जाओ, डिवाइड में मल्टीप्लाई में ले जाओ, वो भी जीरो हो गया। तो WAB किसके बराबर आ गया अपने पास, जीरो के बराबर। तो लो, आपके पास यहाँ प्रूफ हो गया कि जो यहाँ ये कह रहा है वो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जो वर्क डन हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के चार्ज में, उसमें जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो अपने पास जीरो निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये था दूसरा पॉइंट। अब बात करें अपन थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट में भी इतना सा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी। जैसे मान लो ये अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, ये अपना परपेंडिकुलर और ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। लो, ऐसे दिख रहा है आपको, ये देखो नीचे वाला, ये मेरा हैंड जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके ये परपेंडिकुलर लाइन और ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। तो ये इसके हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ये मैंने लिख दिया है। अच्छा, वो कैसे है, ये देखो, एज वी नो V = माइनस इंटीग्रेशन E.dl, ठीक है। अब E.dl लिया है, अब वही V का फॉर्मूला अपन ने यहाँ पढ़ा था, VB माइनस VA, वही VB माइनस VA अपन ने यहाँ लिखा।
माइनस का ई डॉट डी एल। अब अपन ने यहाँ पे कितना लिया था, ए टू बी, यही लिया था, वर्क डन ए से बी, तो इधर ए ले लिया, ऊपर बी ले लिया, वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो वी बी माइनस वी अपन किसके बराबर थे यहाँ पे, ज़ीरो, वही वी बी माइनस है ज़ीरो के बराबर। और ये डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो कॉस थीटा लगेगा, तो लो डॉट प्रोडक्ट हटाते कॉस थीटा लग गया, तो ज़ीरो के बराबर क्या आ गया, ई डी एल कॉस थीटा। अच्छा, अब अपन यहाँ पे अज्यूम भी कर लेते हैं कि कॉस थीटा जो है वो ज़ीरो है। अब कॉस थीटा ज़ीरो तो कॉस 90 पे, कॉस 90 पे ही तो कॉस ज़ीरो होगा, तो थीटा अपने पास कितना, अगर यहाँ थीटा 90 हुआ तभी ये ज़ीरो इक्वल ज़ीरो होगा। समझ गए? अरे ज़ीरो बराबर ज़ीरो ही तो होना चाहिए। कभी आपने ऐसे सुना है कि ज़ीरो 1 के बराबर है? भाई साहब ज़ीरो तो ज़ीरो के बराबर ही होगा। तो यहाँ अगर कॉस 90 होगा तभी ये इक्वल होगा एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, मतलब ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, समझ गए? हाँ, तो वही है केस। चौथा पॉइंट अपने पास जो है, चौथा पॉइंट है टू इक्वल पोटेंशियल। जैसे अपन ने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे से कभी नहीं टकरा सकते, वैसे ये भी है कि टू इक्वल पोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों इक्वल पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे से कभी नहीं टकरा सकते। याद रखना, ये अगर आपको टकराते हुए दिख रहे तो समझ जाओ वो गलत है। पांचवा पॉइंट अपना, इक्वो पोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड वाइस वर्सा। अच्छा, इक्वो पोटेंशियल जब सरफेस पास होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, और अगर दूर दूर रहे तो भाई साहब वीक होगी। वही इसको मैंने वाइस वर्सा में लिख दिया है। तो ये अपन के थे भैया 5 पॉइंट। अच्छा, मैं यहाँ पे अलग से आपके लिए 4 फॉर्मूले लिख देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट भी है, देख लो। जो पहला फॉर्मूला है v इक्वल्स टू के क्यू बाय आर, ये आपका पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला v इक्वल्स टू माइनस ई आर, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला आपके लिए ये रहा, v इक्वल्स टू माइनस का ई डॉट डी एल इंटीग्रेशन, वही a से b तक जो इधर है ना, ये रहा, ये वाला ही फॉर्मूला, यही अपन ने यहाँ लिखा है। समझ गए? ठीक है, तो आप एक बार इसको देख लो अच्छे से। इसके बाद मैं बस एक ग्राफ बताऊंगा, फिर अपन यहाँ तक का पार्ट को ख़त्म करते हैं। लो फटाफट आप देख लो पहले। ठीक है, ये अपने पास जो 4 फॉर्मूले हैं वो अपन ने लिख दिया। अच्छा, इसमें कंफ्यूज मत रहना आप कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो के क्यू बाय आर स्क्वायर रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का के क्यू बाय आर स्क्वायर रहता है और वी का ये रहता है। समझ गए? समझ गए ना भाई? वी के ये 3 फॉर्मूले याद रखना। तो अपन ने जो था इक्वो पोटेंशियल सरफेस कंप्लीट कर लिया। अच्छा, इक्वो पोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, कैसा दिखता है, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं आपको ग्राफ बताने जा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लेना आपकी कॉपी में। ठीक है, तो जो अपना ग्राफ होता है V, जो अपन ने पढ़ा अभी पोटेंशियल डिफरेंस का, मैं इसी में बता दे रहा हूँ। अपना ग्राफ है, ग्राफ ऑफ V एंड R का। अब V एंड R का ग्राफ अपन कैसे करते हैं देखो, समझाता हूँ। अपन ने अभी V का फॉर्मूला पढ़ा था जो कि है के क्यू बाय आर। अच्छा, यहाँ पे V का एक फॉर्मूला और लिख दो, E का, जो कि होता है V बाय आर। ठीक है, ये अपना चौथा फॉर्मूला हो गया, याद रख लेना। ठीक है, अब V का जो है ये फॉर्मूला है के क्यू बाय आर। ठीक है, अब इससे आपको क्या पता चल रहा है कि V जो है वो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ की बात करूँ, इधर तो अपना क्या है V, इधर अपना क्या है R है, इधर R। अब देखो, इसमें पहले तो 3 कंडीशन है। पहली ये वाली,
दूसरी R इक्वल्स टू कैपिटल R, तीसरी ये वाली। समझ गए? अब सुनो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले क्या होता है, पहले ये जो अपना होता है स्मॉल r इसमें छोटा होता है, ये धीरे धीरे पहले डिक्रीज होता है, ठीक है, धीरे धीरे डिक्रीज होता है, यहाँ ये आके कांस्टेंट हो जाता है, हो गया कांस्टेंट, फिर अचानक से डिक्रीज होने लग जाता है, अचानक से। मतलब अगर आप ग्राफ को यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से, तो ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। और अगर यहाँ से देख रहे हो आप, तो ये देखो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, फिर ये कांस्टेंट हो गया R इक्वल्स टू R में, फिर अचानक से घटा। मतलब अगर अच्छे से मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूँ तो पहले ग्राफ धीरे धीरे नीचे आया, फिर यहाँ आके कांस्टेंट हो गया, फिर अचानक से नीचे घटा, ठीक है, वही केस है। तो ये थी अपनी कंडीशन इन तीनों की, कि अगर ये कंडीशन हुई तो पहले धीरे घटेगा, फिर इधर कांस्टेंट, फिर अचानक से घटेगा, मतलब स्पीडली घटेगा एकदम, ठीक है। तो ये था अपने ग्राफ की कहानी, जो एक ग्राफ था V एंड R का, इससे ये पता चलता है। तो अपन अपने लेक्चर को ये करते हैं, बाकी का अपन पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो कैसा होता है वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके लिख देना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन हैंड टू हैंड बता दूंगा। तो मिलते हैं, टाटा बाय बाय, गुड बाय, सी यू।